कल के लिए समरी लिया कि मुझे पता है फर्स्ट क्लास में इतना ध्यान तो रहता नहीं किसी का, तो थोड़ा कंफ्यूजन होना नॉर्मल सी बात, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक समराइज नोट्स आपके लिए डाले हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, ये एक जावा का मेनली प्लेटफॉर्म है जो आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। मतलब अगर आपको एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करनी है, बैकएंड डेवलप करना है या एक वेबसाइट का प्रोसेस करवाना है, तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो, स्प्रिंग का यूज कर सकते हो। सेम चीजें हैं, कोई क्लास चेंज नहीं होगी, कोई मैथड चेंज नहीं होगा, बस उसको थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो स्प्रिंग क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करता है। अब नॉर्मली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी चीज की, तो क्या मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। मतलब अगर मुझे कुछ काम करना है, जैसे कि मान लो मुझे एक ऑफिस खोलना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक स्पेस चाहिए होगा। और सिर्फ स्पेस से तो काम चलेगा नहीं, स्पेस के अंदर रूम्स भी होने चाहिए, पार्टीशंस भी होने चाहिए, चेयर्स भी होनी चाहिए, बोर्ड्स या एलईडीज सब कुछ होना चाहिए, राइट। तो ये सब क्या प्रोवाइड करता है, ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मतलब ये अगर मैं एक एप्लीकेशन बना रही हूँ, तो एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे जिस जिस चीज की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें मुझे स्प्रिंग प्रोवाइड कर दे। मुझे बस वहां पे आके अपना लॉजिक बताना है कि काम कैसे कर। ओके। तो बेसिकली स्प्रिंग हमारे लिए ये काम करता है। अगर हम स्प्रिंग को यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम जितनी भी एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें हम पुराने वाले जैसे क्लासेस बनाते थे ना हम लोग, वही सब यूज करने वाले हैं। तो पोजोस का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स। और जब हम यहाँ पर अपनी पोजोस के साथ में अपनी एंटरप्राइज सर्विसेज को यूज करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आता है, एनहांस्ड वेब एप्लीकेशन बनकर आ जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर आप लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको समराइज किया है, बहुत ही शॉर्ट में लेकर आई हूं मैं इसको, इसीलिए ताकि एक आइडिया हो जाए, कल वाली क्लास का रिवीजन हो जाए। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ये एक तरह का डिजाइन पैटर्न है जो आपको क्लासेस की डिपेंडेंसीज को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। अगर आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो, दो क्लासेस आपस में कह लो कि अगर बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड है, मतलब जुड़ी हुई है बिल्कुल, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरी पहले पे डिपेंड कर रही है, और अगर एक में भी जरा सा चेंज आता है तो दूसरी के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ उस वो किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो। अगर मैंने एक के लिए चेंज किया तो मुझे सब में जाकर चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट आया था। यूजुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, टाइटली कपल्ड क्लासेस को लूजली कपल्ड कर देता है। ओके। अगर आप इसको एक और वे में समझना चाहते हो ना, तो ये डायग्राम देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डायग्राम था ये, मैंने बहुत ढूंढ के निकाला है। मैंने कहा चलो ये बढ़िया चीज है। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन की यूज देखते हो, जैसे टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड में डिफरेंस क्या है। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, कोर जावा में आपने सीख लिया, एडवांस जावा भी आपने सीख लिया, आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने आ गए, क्लासेस को कॉल करना आ गया। अब कभी कभार हम क्या करते हैं, हम लोग अपना एक एपीआई क्रिएट करते हैं, या फिर आप मान लो एपीआई की जगह आप मान लो अपने क्लासेस बना दे। ठीक है। तो आपने मल्टीपल क्लासेस बनाई, 4 क्लासेस। अब ये 4 क्लासेस जो हैं वो एसक्यूएल डेटाबेस को भी यूज कर रही हैं, फाइल स्टोरेज को भी यूज करनी है, किसी एक्सटर्नल सर्विस को भी यूज कर रही है, नो एसक्यूएल डेटाबेस लगा लो, नो एसक्यूएल की जगह आप लगा लो डाउ क्लास को भी यूज कर रही है। तो मतलब अलग अलग क्लासेस के साथ इनका लिंक बनाओ। और जो चारों हमारी क्लासेस है ना, ये चारों की चारों इन चारों के साथ भी इंटरेक्ट कर रही है। मतलब आप देख रहे हैं कैसे इनका डिपेंडेंसी चल रहा है, कि जो फर्स्ट वाला क्लास है उसके पास भी इन चारों का लिंक है, जो सेकंड वाला है उसके पास भी इन चारों का लिंक है, थर्ड वाले के पास भी और फोर्थ वाले के पास भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आना तो नॉर्मल चीज है ना। और अगर एक में भी चेंज हो गया तो उसकी वजह से सब में बदलना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसी चीज को हमारा स्प्रिंग कंटेनर संभाल देता है। तो अगर हम इसको लूजली कपल्ड कर देते हैं, तो ये जो कनेक्टिविटी थी ना, कि ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, या फिर जो भी यूज करना है, ये हमारी खत्म हो जाती है। और ये क्या हेल्प करेगा कि आप लोग यहाँ पर किसका यूज करोगे, स्प्रिंग कंटेनर का यूज करोगे। स्प्रिंग कंटेनर का अगर आप यूज करोगे, तो स्प्रिंग कंटेनर कहता है कि आप अपनी क्लासेस को मेरे से जोड़ दो और क्लासेस को सारे के सारे डेफिनेशंस दे दो। अब किस क्लास को जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, स्प्रिंग कंटेनर प्रोवाइड कर। तो ये काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग कंटेनर कर। समझ में आया लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड में डिफरेंस क्या है।
तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, यही काम करता है, इस कॉम्प्लेक्स चीज को हटाकर हमारे लिए काम को इजी बना। ओके, तो ये चीज हमारे को किसकी हेल्प से मिल रही है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से। अब अगर आप लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हो तो इसके मेनली अब हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, कल वाली जो मैंने आप लोगों को क्लास बनवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को 3 तरह से लगाते हैं। पहला होता है कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दूसरा होता है सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और तीसरा होता है फील्ड और प्रॉपर्टी बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तीनों तरीके से डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी एक यूज करते हैं, जैसे कि अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले इस वाले पार्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर सेटर इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं तो सेटर इंजेक्शन के थ्रू अगर मैं डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि लेट सपोज हम कल वाला एग्जाम्पल लेकर आते हैं। हाँ, इसके अंदर आई थिंक कोई कह रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम आ रही है, किसी के एरर्स भी आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रहा है? ओके, ये प्रॉब्लम मैं आपको इकट्ठे ही बताती हूँ सबको, क्योंकि कईयों का आ सकता है ये प्रॉब्लम जो इनके आ रहा है। देखो, हो सकता है कि जब आप लोग क्या करो, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल के जो सेटिंग है हमने जैसे कॉपी पेस्ट किया था इंटरनेट से कॉन्फ़िगरेशन को, तो इस वाली लाइन में हो सकता है एरर आए या फिर बीन्स के नीचे एरर दिखाए। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी जावा डॉक्यूमेंटेशन डिसेबल्ड होती है ऑटोमेटिक डाउनलोड से। ओके, तो अगर आपको इसको ठीक करना है तो सिंपल सा एक काम करना, विंडोज पे चले जाना, विंडोज पे जाकर प्रेफरेंसेस पे जाना है। प्रेफरेंसेस में आपको मेवन का ऑप्शन मिलेगा। मेवन में जाकर आपको ये जो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं इसमें से डाउनलोड आर्टिफैक्ट, मतलब ये आपका जो था ना डाउनलोड आर्टिफैक्ट जावा डॉक, ठीक है, इससे यूज करते हैं। अगर आप इसको क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो और उसके बाद इसको अप्लाई एंड क्लोज कर देते हो तो आपकी एरर चली जाएगी। ओके, चली गई। ओके, तो ये जावा डॉक की एरर थी, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ पर कल जब डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को लगा रहे थे तो हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने 4 वेरिएबल्स लिए थे, एक आईडी, एक दूसरा नेम, तीसरा एज और चौथा सैलरी। सैलरी को अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, अभी हमने इसको सिंपल लिया था। अब देखो, मैंने आप लोगों को कल जो कॉन्फिग क्लास बनानी सिखाई थी उसके अंदर हमने क्या लिया था, बीन क्लास क्रिएट किया था सबसे पहले, emp1, और फिर इसके अंदर हमने अपनी पहली प्रॉपर्टी ली थी आईडी की, दूसरी प्रॉपर्टी ली थी नेम की, तीसरी प्रॉपर्टी ली थी एज की, चौथा जो सैलरी था इसको भी वापस लाते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है, लेकिन एक बार हम अपनी क्लास में चलकर देखते हैं कि हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या लिया था, सैलरी। तो हमें यही यूज करना था अपनी कॉन्फिग फाइल में, ठीक है। और इसके बाद ऊपर वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम भी सैल है, तो मैं इसको S1 कर देती हूँ, ठीक है, ताकि एक जैसा ना गड़बड़ ना कुछ। फाइन, तो रेफरेंस बीन में क्या देना है, S1 देना है, और यहाँ पर इसको नॉर्मल यूज करना है। अगर आप इसको ऐसे यूज करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब दोनों क्लासेस हैं तो अब हमारे को इन दोनों को एक दूसरे को ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ एम्प्लॉय क्लास में, सॉरी ऐप डॉट जावा में, तो ऐप डॉट जावा में आकर अपने आप ही ये क्या करेगा, वैल्यूज को यूज करा देगा। एक काम करते हैं, हमने emp1 को प्रिंट करवाया था, कल नल दिखा रहा था ना एड्रेस वाली फील्ड की वैल्यू, एक बार चेक करते हैं कि अब क्या आउटपुट आती है। अब देखिए, यहाँ पर आपके फर्स्ट एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को बाद में देखेंगे, पहले ऊपर वाला जो हमने emp1 प्रिंट करवाया उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैलरी और उसके बाद बेसिक सैलरी और बाकी इंफॉर्मेशन भी हमारी क्रिएट होकर आ रही है। तो इसने क्या किया, देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया पहले, तो फिर इसने वैल्यूज को सेट करने के लिए एम्प्लॉय को यूज किया, मतलब मैंने सेटल मेथड में मैसेज डलवाया था तो ऑटोमेटिकली इसने मेथड भी कॉल कर दिया, वैल्यू सेट भी करा दी,
और उसके बाद जब हम टू स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉय को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर उसके रिकॉर्ड को भी प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो इस वे में आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। अब सेकंड वाला जो है ना, वो प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, देखिए। तो ये कह रहा है नो बीन नेम्ड SYL1, क्योंकि हमने कल यहाँ पर जो नाम दिया था वो ये दिया था ना, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया, देखो ये रहा। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, BF डॉट गेट बीन करा था, ताकि सैलरी की वैल्यू आ जाए। ओके, तो अगर आप यहाँ पर सैलरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और बीन गेट कर रहे हो SYL1 के नाम से, तो हमारी जो बीन का नाम है हमने चेंज कर दिया ना, अभी S1 कर दिया था, तो इसलिए नाम चेंज की वजह से प्रॉब्लम था। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। अब दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, एक डिफॉल्ट वाला आ रहा है और एक जो हमने सेट करवाया है वो आ रहा है। तो मतलब हमें बस करना क्या है कि अगर आपके पास ऐसी कुछ भी क्लासेस हैं, उनकी सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीन्स कहाँ क्रिएट कर दोगे, कॉन्फ़िग क्लास में कर दोगे। और अगर एक बार कॉन्फ़िग क्लास में बीन्स बन गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका डायरेक्टली ये यूज हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से भी आपकी क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज में डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कर रहा है। अभी हमने इसको बिल्कुल XML बेस्ड में करा है। अगर आप इसको XML बेस्ड में लगा रहे हो, तो ऐसे में आपको लग रहा होगा यार यहाँ पर भी तो लिखना पड़ रहा है ना, लेकिन ये मत सोचो लिखना पड़ रहा है क्यों, क्योंकि कल को अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो और बहुत सारी क्लासेस हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू वाला काम करेगा। आप JDBC का भी काम कराओगे, वो भी आपका इसी में आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, आपको कहीं और जाके कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सेंट्रल पॉइंट पे सारी चीजें आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये था आपका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपने क्या किया था, हमने लगाया था प्रॉपर सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन अगर आप लोग यूज कर रहे हो, तो हमने ये वाला फॉर्मेट उठाया था। इसका आप चाहो तो ये वाला फॉर्मेट भी ले सकते हो, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नेम के अंदर वैल्यू का टैग अलग से बना रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वाला ऑप्शन यूज करना है, मतलब कॉन्फ़िग का एक काम करते हैं, चलिए जो कल वाला प्रोजेक्ट था इसी में ही आ जाओ। जो हमने कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं config1.xml के नाम से। ठीक है, तो config1 में मैं चेंजेस क्या कर रही हूँ, मतलब इसी चीज को एक और तरीके से डिफाइन करना बता रही हूँ कि यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, जैसे आपने प्रॉपर्टी लिया था, आप वैल्यू यहाँ पर ना लेकर, और अगर आप वैल्यू नहीं भी दोगे तो भी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। आप यहाँ पर वैल्यू का टैग ले लीजिए। ओके, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। तो ऐसे भी आ सकता है, और जैसे हम कल कर रहे थे वैसे भी ले सकते हो। तो आपको उस केस में ये करना है, मतलब ऐसे भी लिखा हुआ अगर कहीं देखो तो मत सोचना कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं, हमें आइडिया नहीं है कैसे करना है, तो वो चीज मत लेके आना, क्योंकि कहीं होता है ना मैम हमने तो ये करा ही नहीं था, इसलिए मैं सारा बता रही हूँ कि हाँ भाई ये भी होता है। ठीक है, तो वैल्यू में जैसे ID लिया 101, ऐसे ही यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको बस ये करना होगा कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैग को एंडिंग देनी होगी, और यहाँ पर आकर आप वैल्यू टैग को डिफाइन कर दो। तो यहाँ पर मैंने जैसे दे दिया ABC, तो डायरेक्ट देना है, डबल कोट्स भी नहीं लगाने यहाँ पे। तो आप इसको इस तरह से यूज करोगे। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, वैल्यू टैग ले लेते हैं, वैल्यू टैग में वैल्यू डाल देते हैं, और इसमें आते हैं। अब देखो इसके अंदर अगर आप ले रहे हैं ये वाला ऑप्शन, जैसे कि हम वैल्यू लगा रहे हैं, तो इसके अंदर आप प्रॉपर्टी को भी, मतलब जो रेफरेंस वाली होती है उसके लिए आप क्या लेते हो, फिर वैल्यू नहीं लेते, रेफरेंस बीन लेते हो। तो बीन का नाम क्या है, S1। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाए। तो अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्या करना है, app.java में हम चलते हैं, कॉन्फ़िग की जगह config1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करके अगर मैं रन कराती हूँ, तो मेरे दोनों आउटपुट आ रहे हैं इसके थ्रू भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी आप सेटर इंजेक्शन लगा सकते हो। तीसरा तरीका एक और आता है कि आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें स्कीमा बेस्ड एनोटेशन, स्कीमा बेस्ड ऑप्शन भी लगा सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, तीसरे तरीके को स्कीमा बेस्ड ऑप्शन। स्कीमा के अंदर हमारे पास जो स्कीमा लग रहा है वो प्रॉपर्टी का लग रहा है, इसलिए हम इसको P स्कीमा बोलते हैं। इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पे बीन क्लास बनती है ना जिस लाइन में, उसी लाइन में P कॉलन करके फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू
स्पेस के बाद दूसरी पी, फिर कॉलन के बाद फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू है सारी की सारी यहीं पे डिफाइन हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसको करने के लिए एनेबल करना पड़ेगा। काम क्या करना है इसको करने के लिए वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी कॉन्फिग को एक बार फिर से पेस्ट करते हैं और कॉन्फिग 3 बना देते हैं, ठीक है, या फिर 2 बना देते हैं। तो एक और कॉन्फिग मैंने यहाँ पर जो क्रिएट किया है तीसरा वाला, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर मुझे स्कीमा ऑप्शन यूज करना है ना, तो आप सबसे पहले आ जाओ इसके टॉप में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रही है XML NS वाली ऑप्शन, ठीक है। तो इस वाली को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, जहां जहां पे बीन्स लिखा है वहां पे पी लगा, ठीक है। एक मिनट, मैं मिस्टेक, मैंने गलत ऑप्शन को ले लिया, 2 मिनट दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे, इसमें हम लेंगे, इसमें ऑप्शन दे नहीं, पर नहीं दे रखा तो हम इंटरनेट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो मैंने लिया है ना ये बहुत ही मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन। तो अगर आप यहाँ पर क्या लेना चाहते हो, आप यहाँ पे पी स्कीमा इन स्प्रिंग, तो किसी भी वेबसाइट पे चले जाना, यहाँ पर आ जाना, और ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें तो नहीं दे रखा, निकालते हैं, ये वाला ही ऑप्शन भूल रही थी, तो ये ऑप्शन हमें चाहिए। तो देखो ये क्या करेगा, XML NS लिखा होना चाहिए, कॉलन के बाद पी, मतलब इसको कॉपी करना था, तो यहाँ पर स्कीमा के बाद पी आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा एक काम और करना है कि ये जो दो डेफिनेशंस दिख रही है आपको, ये वाली 2 लाइंस जो पाथ दे रखा है, इन दोनों को कॉपी कर लो और इसी डबल कोट्स में आके पेस्ट कर दो। इसके बाद जहां जहां बीन्स है ना, वहां वहां पे पी लगा दो, तो ये इसका पाथ उठा लेगा, ठीक है। और इसको सेव कर देना। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार यहाँ से भी देख सकते हो कि भाई पाथ वाथ सही से आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये आपको क्या करना है, इसकी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए करना। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, पी स्कीमा को यूज कर सकते हो। अब पी स्कीमा अगर यूज करना है ना तो हमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हो तो पी लगाओ, कॉलन लगाओ, और अब आपकी फील्ड का नाम क्या था, वी सैलरी, वी सैलरी इक्वल्स टू करके आप इसकी डबल कोट्स में वैल्यू दे दो। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कर देती हूँ, इसमें दिक्कत कर रहा है, लग ही रहा था मुझे करेगा ही। तो क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या दिखा रहा है, कभी कभार इसके ना वैल्यूज अगर इसको नहीं मिलती तो प्रॉब्लम कर देता है। तो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ दे नहीं रखी इन्होंने, तो हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, फिर इसकी वेबसाइट पे दे नहीं रखा है इन्होंने काफी बढ़िया से, नेट से निकालते हैं, यहीं से निकालो, बाकी सबने तो आधा अधूरा ज्ञान दे रखा है और कुछ नहीं। यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर सर्च कर लेते हैं पी स्कीमा की जो डेफिनेशन है, क्योंकि अगर पाथ गलत देंगे तो वही एरर दिखाता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग फेच कर सकते हो, एक मिनट चाहिए। तो DOP का दे रखा है, चलिए इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास काफी टाइप के स्कीमास आएंगे जो हम यूज करेंगे। तो ये फर्स्ट है पी स्कीमा, इसको हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्टर का भी आएगा, AOP का भी आएगा, और भी काफियों का आएगा, तो सभी को हमें यूज करना होता है। तो ये सबके स्कीमास दे रखे हैं यहाँ पर लिस्ट में, स्प्रिंग की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि और भी आप अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। चलिए, कभी कभार ना ये बड़ा परेशान कर डालता है, चीजें मिलती नहीं है इजीली।
तो बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। और अगर आप कभी एक जगह पे रख रहे हो ना चीज, तो उसको भी एक अलग से फाइल बना के रखते रहना, सो दैट आपको आइडिया रहे कि भाई ढूंढना नहीं पड़ेगा बाद में। तो कई बार क्या करता है, नेट पे निकालने में मुश्किल कर देता है। इस पर देखते हैं, क्योंकि मेन होता है दो चीजें, एक ऊपर जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं और दूसरा नीचे। इन्होंने नीचे नहीं ले रखा। चलिए यहाँ हटा देते हैं, इसको भी हटा देते, क्योंकि मेरी पुरानी फाइल्स है, मैं आपको शेयर करूंगी, उसमें भी है ये चीज, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भी ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाए, अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या पर्सन था, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय की जो जो फील्ड्स थी, वो सारी की सारी मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी है लास्ट में। तो अगर आप यहाँ पर आते हो, तो हमारे पास एक था पी आई डी, तो आईडी की वैल्यू ले लेते हैं। ऐसे ही स्पेस के बाद पी कॉलन, दूसरी वैल्यू थी नेम, तो नेम की वैल्यू आ जाएगी। तीसरी वैल्यू थी एज, तो एज की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर चौथी वैल्यू थी हमारे पास कौन सी थी, सैलरी। अब देखो सैलरी को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि पी स्कीमा अगर आप यूज कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पर सैलरी को नहीं ले पाएगा। तो इसके लिए आपको रेफरेंस बीन अलग से बनानी पड़ेगी। बाकी जो चीजें हैं वो पी स्कीमा में आएगी। लेकिन अगर आप इसको फिर भी लेना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। आ गया, मैंने यहाँ पे डिफाइन करके दिया हुआ था लोग के लिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेफरेंस का यूज करवा सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रेफरेंस को लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो सेल के लिए आएगी, और फिर रेफरेंस बीन करके, ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेफरेंस बीन की वैल्यू में आप क्या देंगे, इसमें S1 देंगे। तो इस तरह से करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर लेट्स सी मैं यहाँ पर आकर ऐप डॉट जावा में आती हूँ, और इसमें क्या डिफाइन कर देती हूँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिग टू दे देती हूँ। तो रन करते हैं, तो भी आपके आउटपुट सेम टू सेम ही आ रही है, कोई चेंज नहीं आया। तो मतलब तीनों तरीकों से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी इंजेक्शन लगा रहे हैं। इतना क्लियर है। अब जब आप लोग प्रॉपर्टी इंजेक्शन लगा रहे हो, तो यहाँ पर इसी तरह से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी लगता है। इसमें कलेक्शन की मैपिंग भी आएगी, लेकिन कलेक्शन में बाद में बताऊंगी, पहले हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर कलेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर मान लीजिए आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाना है प्रॉपर्टी वाइज, तो आपको आइडिया हो गया कि कैसे लगाना है। ऐसे ही अगर आपको क्या लगाना है, आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाना है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए आप क्या करते हो, मतलब एक तरह से आप क्या कह रहे हो कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करके, सेटर गेटर मेथड के थ्रू नहीं होगा। ओके, अगर आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लगाओगे, तो क्या कॉल होंगे, कंस्ट्रक्टर से कॉल होंगे। हाँ, जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स होंगे। मतलब डिपेंड करेगा, अगर आपने मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, तो डिफॉल्ट वाला होगा। प्रॉपर्टी दे दी, तो जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि डिफॉल्ट जरूर बना। ठीक है, और अगर आप ऐसा कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर मान लो 4 प्रॉपर्टी थी, आपने 2 दे दी, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ 4 वाला बना हुआ है, तो फिर ना तो वो उसको डिफॉल्ट को कॉल कर पाएगा, ना तो 4 वाले को कॉल कर पाएगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है इस चीज का, कि आप उसके अकॉर्डिंग ही नंबर को सेट करो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट अगर आप लोग दे रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में भी सेम 3 तरीके, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फर्क देखो क्या आएगा, कि जब आप कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लगाओगे, तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट के अंदर भी आप ब्रैकेट के बीच में, मतलब जो इसके ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसके बीच में वैल्यू दे देते हो। तो ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो कि कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में वैल्यू करके फील्ड वैल्यू दे दो, या फिर आप यहाँ पे जैसे पी स्कीमा लगा रहे थे, ऐसी सी स्कीमा लगाकर उसकी वैल्यू भी लगा सकते। तीनों तरीके पॉसिबल। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग
इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगा सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट को लेना है तो हम क्या करते हैं, एक और कॉन्फिग क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि देखो चीज तो सेम ही है, बस उसको एक्सेस करने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक और कॉन्फिग ले लेते हैं और इसको भी पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कॉन्फिग 3 कर देते हैं, चलिए, और इसे यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्फिग 3 को क्रिएट कर, तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा, आप यहाँ पे बीन क्लास तो क्रिएट कर ही रहे हो, ठीक है, आईडी भी बन रहा है इसका S1 नाम से। बस यहाँ पर चेंज ये आएगा कि आप लोग अब क्या लोगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लोगे। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट में मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चलता है सीक्वेंस। जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज है उसी सीक्वेंस में वैल्यू देनी है। ओके, तो जो सीक्वेंस वहां पे वो वैल्यू देनी है, तो वैल्यू का फील्ड का नेम नहीं